तो सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का सेशन मेनली हमने किस लिए कंडक्ट करा है कि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को एग्जाम में किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उनको एग्जाम को लिखना है, ठीक है, ताकि उनके मार्क्स इनहांस हो सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम डिस्कशन करते हैं अपनी अकाउंट्स के पेपर से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका कम से कम टाइम लेंगे बिकॉज एग्जाम नजदीक है आपके। ठीक है, तो अकाउंट्स में सबसे पहले ये चीज है कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा, 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलेंगे। सिंपल चीज, सबको पता होगी ये चीज। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे मोस्टली ये रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस आपसे आईसीआई पूछेगा वो मोस्टली आपको मटेरियल से ही मिलेंगे, आईसीआई के मटेरियल से, आईसीआई की एमटीपी आरटीपी से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है अकाउंट्स का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उन क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट्स हैं, ट्राई करिए कि वो फॉर्मेट्स आप आईसीआई के मटेरियल के जो फॉर्मेट्स हैं उनके जैसे ही बनाइए। ठीक है, फॉर्मेट्स आपके अलग नहीं होने चाहिए, जैसे आईसीआई ने अपने मटेरियल में बनाए हैं वैसे ही आपके फॉर्मेट्स होने चाहिए। ठीक है जी। अभी किसी कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि सर आप बोलते हैं कि जो फॉर्मेट्स हैं वो हमारे आईसीआई वाले होने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि फॉर्मेट हमें याद नहीं रहता कि आईसीआई ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से, किस फॉर्मेट से सॉल्व करा था। तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने फॉर्मेट से या अपने वर्किंग नोट्स के तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आना। लेकिन कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में है फॉर्मेट्स, वो आप वही करिए। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि फॉर्मेट आप कैसे लर्न कर सकते हैं। जो आपका लास्ट डे रहेगा, जिस दिन, जैसे अकाउंट्स का पेपर आपका 13 को है, तो 12 को आपको क्या करना है, आईसीआई का मटेरियल ओपन करके हर चैप्टर में से 2-2 3-3 क्वेश्चंस बाय हैंड सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप एक एक क्वेश्चंस भी कर सकें तो एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको फॉर्मेट सारे ध्यान में रहेंगे कि आईसीआई ने कैसे कैसे फॉर्मेट्स बनाए हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मेट्स आप फॉलो करिए एग्जाम में। इससे आप ये मान के चलिए कि अगर आपके कैलकुलेशंस की कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन सही है और फॉर्मेट्स आपने आईसीआई वाले फॉलो करे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। आधा मार्क भी आपका डिडक्ट आईसीआई का चेकर नहीं करेगा अगर आपके फॉर्मेट सेम हैं। अगर लेट्स सपोज आपके फॉर्मेट्स में कोई इशू है, ठीक है, फॉर्मेट इशू आई मीन कि आपने अपने तरीके का फॉर्मेट बनाया, आईसीआई जैसा फॉर्मेट नहीं बनाया, तो उसमें भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन उसमें आपके चांसेस हैं कि जो चेकर है वो थोड़े से मार्क्स आपके डिडक्ट कर ले। मैं को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुस्कान को आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मैं साथ साथ अगर हुआ तो साथ साथ उसका रिप्लाई करता जाऊंगा। ठीक है जी। जस्ट एक सेकेंड। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मेट्स का आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो भी आपके फॉर्मेट्स रहेंगे वो कोशिश करिए कि आईसीआई के फॉर्मेट ही रहें। मटेरियल को आप अच्छे से करके जाइए। लास्ट डे हर चैप्टर, हर टॉपिक में से आपको एक एक क्वेश्चन पक्का करके जाना है। या आप अपनी नोटबुक पे चाहे ये पॉइंट एक शॉर्ट में लिख लीजिए कि मेनली आपको एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का करके जाना है एक दिन पहले, जो अकाउंट्स का आपका 13 को पेपर है, 12 को आपको करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आप मेनली ये चीज ध्यान में रखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो 15 मिनट्स हमें मिलेंगे ना, 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा, एग्जाम को आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप सारे पेपर को डिटेल में रीड करने बैठ जाते हैं। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि अगर आप एक क्वेश्चन को पूरा रीड कर लोगे ना, तो उस क्वेश्चन की जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो उसमें एंट्रीज बोली हैं, जो उसमें ट्रीटमेंट्स बोली हैं, वो आपके माइंड में वो फ्लो करने लग जाएंगी, आप उनका सोल्यूशन ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे, फिर आप उसको डिटेल में रीड कर लोगे, फिर उसकी एंट्रीज आपके माइंड में वो होने लग जाएंगी। तो ये एक सही तरीका नहीं होता। आपको क्या करना है, जो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे उन 15 मिनट्स में जस्ट क्वेश्चन को ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू का मतलब हर एक क्वेश्चन को जस्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स रीड करनी है आपको कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपसे क्या पूछा गया है। जस्ट रिक्वायरमेंट्स जब आप रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, और आपको क्वेश्चन वो आता है, उस टॉपिक की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से है या
नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि ओवरव्यू ही करना है आपको 15 मिनट्स में। तो इससे क्या रहेगा कि आपका 7-8 मिनट्स में ओवरव्यू सारा हो जाएगा, जस्ट आपको बिकॉज रिक्वायरमेंट्स ही मैंने रीड करने को बोला। तो लास्ट में आपके पास 7-8 मिनट्स बचेंगे। तो आपको क्या करना है उस चीज में, जो भी टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर है, अच्छे से आपको टॉपिक आता है, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, और क्वेश्चन जो पेपर में उस टॉपिक का आया वो आपको फेमिलियर लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन है आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो, आपको उसका फॉर्मेट अच्छे से याद है, आपको उसकी कैलकुलेशन भी ध्यान में है कि किस तरीके से करनी है, और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे फुल मार्क दिला देगा, तो आपको उस क्वेश्चन को पकड़ना है। जो 7-8 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम बचा, उसको अच्छे से रीड करके विद अ पेंसिल आपको उस पेपर पे जस्ट थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस लिख लेनी है। ये चीज ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा राइट अप नहीं करना, अगर करोगे तो ये गलत है, आप राइट अप नहीं कर सकते। जस्ट मैंने ये बोला कि जो आप कैलकुलेशंस करोगे जस्ट थोड़ी थोड़ी उसको मेंशन कर लेना, ठीक है। अगर आप उन कैलकुलेशंस को मेंशन कर लोगे तो एक बार वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आप क्या करना, जब पेपर आपका मिल जाएगा, आंसर शीट आपको मिल जाएगी लिखने के लिए, तो आप उसी क्वेश्चन को उठाना, फर्स्ट पेज पे उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। जो भी कैलकुलेशंस आपने करी हैं उसको साइड कर दो, बिल्कुल नहीं देखना, पेंसिल से लिखी हुई है साइड कर दो। आप दोबारा से कैलकुलेशंस करो और विद पेन अपनी आंसर शीट पे उसको सॉल्व कर दो। लास्ट में जस्ट 1 मिनट लगा के उस कैलकुलेशन को मैच कर लो कि पेंसिल वाली और मेरी आंसर शीट वाली मैच कर गई या नहीं। इस तरीके से आपने क्या करा, आपने एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर लिया एग्जाम में, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि जो आपका वो क्वेश्चन रहेगा उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे, जीरो भी नहीं नेगेटिव ही हो जाएंगे, बिकॉज 2 बार कैलकुलेशन करके आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो, ठीक है। इस चीज को मैंने क्यों बोला, बिकॉज जब एज ए एग्जामिनर हम ये चीज फील करते हैं, जब हम बच्चों के टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, आईसीआई के पेपर्स भी हमारे पास आते हैं, मतलब एज अ इंडिविजुअल प्रैक्टिस, ठीक है, जीएम में नहीं आते, तो अलग से आते हैं। तो उसमें हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि जब हम किसी का स्टूडेंट का पेपर चेक करते हैं, उसमें हमारी परसेप्शन बन जाती है स्टूडेंट के अगेंस्ट। लेट सपोज एक स्टूडेंट ने फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन करा, उसका फॉर्मेट भी आईसीआई से अलग था, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी मुझे, तो उस स्टूडेंट के लिए मेरी एक परसेप्शन बन जाएगी कि स्टूडेंट को मुझे मार्क्स ज्यादा नहीं देने, या फिर ये जो स्टूडेंट है ये थोड़ा आप बोल सकते हैं कि वीक है या कुछ ऐसे, ठीक है। तो उसका पेपर चेक करते टाइम मेरी ये परसेप्शन हमेशा रहेगी कि किसी क्वेश्चन में अगर मुझे कोई पॉइंट लगा डाउटफुल तो मैं उसको अच्छे से देखूंगा, ठीक है, हर क्वेश्चन को डिटेल से। तो चांसेस है कि मुझे मिस्टेक्स उसकी ज्यादा मिल जाएं। अभी एक स्टूडेंट मानो जिसने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, पेंसिल से फॉर्मेट्स बनाए, आईसीआई के साथ मिलते जुलते फॉर्मेट्स हैं, कैलकुलेशन सारी अच्छी हैं, तो फिर उस स्टूडेंट के लिए मेरी ये परसेप्शन बनेगी कि इसकी कैलकुलेशन भी सही है, फॉर्मेट्स भी सही है, तो ये स्टूडेंट थोड़ा इंटेलिजेंट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो उसको पहले क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल गए। फिर एक एग्जामिनर की परसेप्शन उसके अगेंस्ट क्या बनी कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो इसको मुझे मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। रीजन बीइंग कि अगर मैंने किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो वो मेरे पे क्लेम भी कर सकता है, क्लेम तो नहीं, मतलब सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के आप उसको चलो यूट्यूब पे तो डाल ही सकते हो ना किसी फैकल्टी के थ्रू, कि ये देखो मेरा सही था, इस आईसीआई के चेकर ने इसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इन चीजों का चेकर भी देखते हैं, एग्जामिनर्स भी देखते हैं कि प्रेशर है उन पे, तो ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट पेज से आपका इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन करोगे वो 2 बार सॉल्व करना है, उसके फॉर्मेट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वो वाला सिलेक्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। एक सेकंड चीज, कई बार स्टूडेंट्स हमसे मेनली ये डाउट पूछते हैं कि क्या हम सीरियल ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, अगर मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंपलसरी है, 5 क्वेश्चन में से मुझे 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पे ना करके लास्ट पे कर दूं तो क्या उससे कोई इश्यू रहेगा? नहीं रहेगा, आप फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट पे कर सकते हो, बट इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया, उस लेट्स सपोज आपने 5th क्वेश्चन को स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया फर्स्ट पेज से, तो 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह पे रहने चाहिए। आप जब 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, चाहे उसका पार्ट बी स्टार्ट कर लो, पार्ट ए उसके बाद कर दो, पार्ट सी उसके बाद कर दो, पार्ट डी उसके बाद कर दो, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको 5th क्वेश्चन के चारों पार्ट एक ही सीरीज में रखने पड़ेंगे, मतलब पहले 5th क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, उसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कर लिया, डी पार्ट आपको नहीं, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा, या उसमें कोई लग रहा है कि आपको कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करिए, उसकी एक शीट छोड़ दीजिए, जितना भी आपको लगता है कि उस स्पेस पे आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप स्किप करके आगे चले जाइए।
एट लास्ट बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो आपने शीट छोड़ी थी, आप पेपर पे मार्क कर लीजिए किसके लिए मैंने एक शीट छोड़ी है। जब आपका पेपर पूरा हो जाए, अगर आपके पास टाइम है तो उस क्वेश्चन को जितना भी आपको है मतलब ध्यान में है उतना आप सोल्व कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ध्यान में नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो शीट पे एक क्रॉस मार दीजिए, ठीक है। उस पे क्रॉस मार देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट शीट पे लिख रहे हो, नहीं तो वो खाली शीट देख के छोड़ सकता है कि हाँ भी स्टूडेंट ने यहाँ तक ही करा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्जाम में जाके बैठो, ठीक है, पहली बात घर से खाना थोड़ा कम खा के जाओ, कोशिश करो कि आप फ्रूट्स वगैरह लेके जाओ। उससे क्या रहेगा कि आपका माइंड थोड़ा ज्यादा चलेगा। क्या होता है कि अगर हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा आलसी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि जब आप एग्जाम में जाने लगे हो या तो सुबह ही आप अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लो, ठीक है, या फिर अगर जब आप जा रहे हो तो दोपहर के टाइम लंच टाइम आप फ्रूट्स लेके चले जाओ, ठीक है। फ्रूट्स ले लो, चाय पी लो, दूध पी लो, ऐसे करके चले जाइए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। जब आप जाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन पेपर में पूरी होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन सोल्व करा कैश फ्लो उसका बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है जी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसकी शीट देखी थी, तो उसमें क्या था, उसका बीआरएस का जो क्वेश्चन था उसमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी थी। मतलब जो कैश बुक में मिस्टेक्स हैं वो पहले आप कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद आप बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टूडेंट ने उस चीज को बिना रीड करे क्वेश्चन देखा कि बीआरएस का है, उसने अकेली बीआरएस बना दी, एडजस्टेड कैश बुक वाली एंट्रीज भी उसने बीआरएस में कर दी। अभी कंसेप्ट तो उसको पूरा पता था तभी उसने बीआरएस बनाई, तभी उसका करेक्ट था बीआरएस सारा, ठीक है। सिर्फ एक जस्ट एक लाइन जल्दी से पढ़ी उसने या उसने नहीं पढ़ी, इस चीज के कारण उसके मार्क्स कट गए वहां से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब एग्जाम में जाओगे तो आपकी कंसंट्रेशन उसमें 101% फुल होनी चाहिए, कोई भी इशू कंसंट्रेशन में नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है, कई बार कुछ एग्जाम हॉल्स ऐसी जगहों पे होते हैं जैसे कोई स्टेशन नजदीक है, कोई रेलवे का वहां पे शोर है, या फिर आसपास कुछ ऐसे बसेस निकलती हैं या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि वहां पे शोर है, ठीक है, तो आप अपनी जो वो आपके पास बैग है या कुछ भी है उसमें थोड़ी सी कॉटन लेके जाइए अपने साथ, ठीक है। वहां पे जाते सार अपने कानों में कॉटन डाल लीजिए। कॉटन डालने पे कोई भी एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोल सकता। जस्ट एक बार अगर कोई एग्जामिनर पूछ भी ले कि ये क्या चीज है तो उसको निकाल के दिखा दो कि सर मैंने कॉटन डाली हुई है। या फिर एक ईयर प्लग्स मिलते हैं, ऐसे कॉटन के ही होते हैं, वो ऐसे फोल्ड करके कान में चले जाते हैं और उससे आवाज आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। और सेकंड चीज इसमें क्या रहेगा, कई बार क्या होता है ना, जो एग्जामिनर्स जो टीचर्स वहां पे होते हैं वो आपस में बातें करने लग जाते हैं तो हम उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। जैसे एक चीज यही डाउट मुझे पिछले सेशन में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ऐसी मीटिंग में ही, मतलब सेशन के चलते चलते, कि अगर कोई एग्जामिनर ऐसे एक दूसरे एग्जामिनर से बात कर रहा है या फिर कोई शोर कर रहा है तो क्या हम उस एग्जामिनर की कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर आप शोर मत करो, हमें डिस्टरबेंस हो रही है। जी आप कर सकते हो। आपके एग्जाम सेंटर पे एक सीए अपॉइंट किया होगा आईसीआई ने, वो सीए आपके उसमें सेंटर पे राउंड लगाएगा, आपके रूम में भी आएगा, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर इन पहले तो टीचर को प्यार से बोलो कि मैम हमें डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज आप मत बोलिए, ठीक है। वो नहीं बोलेंगे, 99% नहीं बोलेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वो एग्जामिनर आएंगे, जस्ट अपनी सीट पे आप खड़े होके उनको बोलो कि सर ऐसे करके टीचर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो हमें एग्जाम करने में इशू आता है, प्लीज आप इसको रिजोल्व करवा दो। वो आप अपना वो अपने आप आपको रिजोल्व करके देंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईसीआई ने उनको इसीलिए अपॉइंट करा है कि आपके एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो सके, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी उसमें, ठीक है जी। उसके बाद है, हाँ, फॉर्मेट्स में मैंने एक चीज जो आपको बताई कि फॉर्मेट्स आप आईसीआई वाले करो, तो उसमें क्या है कि कई बार आईसीआई कुछ क्वेश्चन जैसे पूरे पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो पहले मटेरियल में नहीं थे, कंसेप्ट था बट वैसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दिया। अगर उसका फॉर्मेट आप बोल रहे हो कि हमें सर ध्यान में नहीं है उसका फॉर्मेट, ठीक है, मतलब आईसीआई के मटेरियल में था ही नहीं, तो उसमें फॉर्मेट आप अपने तरीके से बना सकते हो, बिकॉज उसमें फिर जो आंसर बन के आएगा उसमें लीनियंटली चेकिंग होगी, बिकॉज वो क्वेश्चन नया था। तो उसमें फॉर्मेट सभी स्टूडेंट्स का ही अलग रहेगा, किसी का भी सेम नहीं रहेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट्स के बाद आप बात ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अकाउंट लो सभी पे लगेंगी, ठीक है। तो लॉ में एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे लॉ आपका एक थेरेटिकल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, वैसे
प्योरली थ्योरेटिकल नहीं बोल सकते, बिकॉज लॉ में कंसेप्ट्स रहेंगे, लॉ में लॉ की लैंग्वेज, लॉ की डेफिनेशंस रहेंगी, तो उसको थ्योरेटिकल नहीं बोल सकते वैसे तो, बट रिटर्न में करना है तो आप थ्योरेटिकल बोलो एक बार, ठीक है। तो लॉ में आपको मेनली क्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया आईसीआई के द्वारा, लेट्स सपोज किसी चीज की बेनिफिट्स या कुछ भी आपसे पूछा गया, तो आपको आईसीआई के मटेरियल के कीवर्ड्स ही लिखने हैं वहां पे, आईसीआई के मटेरियल के कीवर्ड्स ही लिखने हैं, ठीक है। अभी कीवर्ड्स, कुछ स्टूडेंट्स कीवर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं कि सर कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा है, डाउट पोर्टल पे भी स्टूडेंट्स डालते हैं कि सर कीवर्ड्स आप बोल देते हो, कीवर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, तो कीवर्ड्स होता क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो सुनिए, आप एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, लॉ में कंसिडरेशन की डेफिनेशन, तो हम लिखेंगे consideration is at the desire of promisor, the promisee and any other person has done or abstained from doing, ये डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है, डन और abstained from doing, ठीक है। तो स्टूडेंट ने लिखा at the desire of promisor, the promisee and any other person has done or deny from doing। आप बोलोगे सर abstained और deny की मीनिंग सेम है, abstained और deny की मीनिंग आपकी सेम है, तो हम डिनाई भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज लॉ की लैंग्वेज में वहां पे एब्स्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग वर्ड है, किसी काम को करने से मना करना, तो एब्स्ट्रेन्ड वर्ड यूज्ड है, तो आपको एब्स्ट्रेन्ड वर्ड ही मेंशन करना है वहां पे, ये चीजें मैटर करती हैं। अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो एक एक वर्ड नहीं याद रहेगा, याद कैसे रहेगा, आपको मटीरियल में से जो भी सारा उनका थ्योरेटिकल पार्ट गिवन है वो सारा रीड करना है, जो क्वेश्चंस लास्ट में गिवन है उनको अच्छे से लर्न करके जाना है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको क्रैम करना है, क्रैमिंग का मतलब होता है कि कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको लर्न कर रहे हो, वो चीज क्रैमिंग में आएगी। लेकिन जो कंसेप्ट आपको आपके टीचर ने अच्छे से समझा रखे हैं, अगर आप समझने के बाद उनको लर्न करते हो तो वो क्रैमिंग नहीं है, ठीक है। लर्निंग भी जरूरी है, सीए में अभी आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। अभी आप फाउंडेशन के लिए मतलब दोगे एग्जाम, उसके बाद आपको इंटर में जाना है, फिर फाइनल में जाना है, फाइनल के बाद आप मेंबर बन जाओगे, मेंबर के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हम भी मतलब अभी तक भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर के बाद भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, ऑडिटर का, कंकरेंट ऑडिटर का, इस्सा डिस्सा बहुत कुछ होता है, तो वो भी आपके चलेंगे। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि मतलब जब भी आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो तो इन चीजों को आप अच्छे से फॉलो करो, ठीक है जी। एक जो आप कीवर्ड्स लिखोगे, कीवर्ड्स को आपको अपने पेन से ही अंडरलाइन करना है, जो भी कीवर्ड आपको पता है कि आपने कीवर्ड अच्छे से लिखा, वो आईसीआई के मटेरियल से है कीवर्ड, तो जस्ट उसको अंडरलाइन कर दो। अभी अंडरलाइन में आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना कि आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए या कुछ भी, मैं आपको पर्पस बताता हूँ अंडरलाइन का हमारा क्या पर्पस है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, आपकी शीट मेरे पास आई, तो मुझे आपकी शीट कम से कम टाइम में चेक करनी है। रीजन क्या कम से कम टाइम का, बिकॉज आईसीआई की तरफ से लिमिटेड टाइम ही गिवन होता है कि आपको इतनी शीट्स इतने टाइम में चेक करके हमें अवेलेबल करवानी है। बिकॉज अगर वो लिमिटेड टाइम नहीं देंगे तो एग्जामिनर धीरे धीरे चेक करेंगे, कभी ऑडिट आ गया, कभी कुछ आ गया, तो सीए बोलेगा ठीक है अभी कल करेंगे कल करेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट लेट होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आईसीआई की तरफ से एक चेकर को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम गिवन होता है, तो उसमें उसको कंप्लीट करना होता है, तो उसको भी रहेगा कि मैं अपना थोड़ा टाइम सेव करूं। तो टाइम सेविंग टेक्निक है, आपको उसका टाइम बचाना है ताकि वो आप को खुश होके मार्क्स अच्छे से दे। कैसे टाइम बचेगा, मेरे पास लेट्स सपोज इरफान नाम से यहाँ पे स्टूडेंट है, तो सपोज करिए उन्होंने एक शीट लिखी मेरे पास भेजी, मैं उनकी चेक कर रहा हूँ, तो इरफान ने जो भी क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, जब मैं चेक करूंगा मैं चाहूंगा कि लॉ में उनके आईसीआई की मटेरियल वाले कीवर्ड्स लिखे हों। अगर तो उन्होंने अंडरलाइन कर रखे हैं तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे मैं क्वेश्चन देखूंगा, जैसे क्वेश्चन 2 का ए पार्ट ओपन करा, उसमें अंडरलाइन उन्होंने कर रखी है, मैंने तो पहले से सजेस्टेड आंसर देख रखे हैं, ठीक है। तो मैं उनको टिक करता जाऊंगा, ठीक है जी कीवर्ड्स लिखे हैं, इनको मार्क्स गिवन, मार्क्स पूरे दे दो, मैं पूरे मार्क्स लेके आगे निकल जाऊंगा। एक सपोज करो एक स्टूडेंट कोई और जिसने लिखा, उनने अंडरलाइन नहीं करा, हालांकि कीवर्ड्स इरफान से भी ज्यादा लिखे, ठीक है, तो मुझे उनके कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे कि इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपका मार्क्स का डेविएशन आ सकता है कि जिसने अंडरलाइन करे हैं उनके मार्क्स थोड़े, मैं मान के चलता हूं कि एग्जामिनर ज्यादा देगा, बिकॉज उसका टाइम बचा, ठीक है। और टाइम बचने के साथ साथ उसको उस क्वेश्चन पे ज्यादा रुकने का टाइम नहीं मिला, उसने कीवर्ड्स देखे, टिक करा, मार्क्स दिए, दैट्स ऑल। अभी जब दूसरे स्टूडेंट्स का मैं देखूंगा तो उसकी एक एक लाइन रीड करनी पड़ेगी, कोई मिस्टेक मिल गई तो मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट टेक्निकली कंपिटेंट नहीं है, इसकी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मतलब इसको लैंग्वेज लर्न करने में इशू है या इसका कंसेप्ट थोड़ा खराब है।
तो फिर मैं उसको उस तरीके से टैकल करूंगा। तो आप ट्राई करिए, अंडरलाइन करिए। अभी अंडरलाइन में मैंने ये नहीं बोला कि आप स्केल लेके बैठिए, उसको ऐसे सीधी सीधी लाइन नहीं नहीं, आप पेन को जस्ट लिखते लिखते कीवर्ड लिखा, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट उसको हाईलाइट करना है, जस्ट हमें मतलब थोड़ा सा अलग दिखे वो, ठीक है। तो ये चीज आपकी मस्ट है कि आप जो भी कीवर्ड्स लिखेंगे उनको अंडरलाइन करते रहिए साथ साथ में। लास्ट में टाइम आपको नहीं मिलेगा ना, तो ध्यान में रहेगा कौन सा कीवर्ड था कौन सा कीवर्ड नहीं था। तो क्वेश्चन लिखते लिखते करते रहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मतलब पूछा था मुझसे, मतलब डिस्कशन चल रही थी किसी स्टूडेंट से, तो उन्होंने ऐसे कॉल पे मैंने उनको ये चीज बोली थी कि आप पेंसिल ले लीजिए या एक वही पेन, जिस पेन से आप लिख रहे हो वैसे ही एक पेन ऐसे अपने कान पे टांग लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कान पे टांग लीजिए पेंसिल। आप लिख रहे हैं, जस्ट 1 मिनट में पेंसिल निकालिए, अंडरलाइन करिए, वहां पे टांग दीजिए। इससे ना आपको ध्यान में रहेगा कि आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक बड़ी अच्छी रही थी उस स्टूडेंट के साथ। तो आप पेंसिल को कान पे टांग के रखिए ऐसे, ठीक है, लिखते रहिए। जब अंडरलाइन करना है पेंसिल को उतारिए, अंडरलाइन करिए, छोड़ दीजिए, वहीं पे पेंसिल को वापस टांग दीजिए या ऊपर वाली पॉकेट में डाल के रखिए। इससे ना आपको ध्यान में रहेगा कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना जरूरी है। जाते सार पेपर मिलते सार इस चीज को आप कर लीजिए, ठीक है, ये आपके बेनिफिट में रहेगा। अभी उसके बाद मेनली जो स्टूडेंट्स का लॉ में डाउट आता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या सेक्शन नंबर्स और केस लॉस याद करने हैं या नहीं। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखना कि जो भी जर्नल क्वेरीज है मैं सबको कवर करके चलूंगा मेनली। कोई भी किसी की क्वेरी रह गई तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। चैट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया। अगर फिर भी आपकी क्वेरी अनसॉल्व रही लास्ट तक, ठीक है, तो आप एक व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के, अपना कोर्स लिख के, अपना डाउट लिख के। तो उसी पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो कॉल अरेंज करवा देंगे, अगर पॉसिबल ना हुआ तो वहीं पे आपको रिटर्न में रिप्लाई मिल जाएगा, और आज और कल के दिन में मिल जाएगा आपको मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी बात क्या कर रहे थे कि सेक्शन नंबर केस लॉस आपको याद करने हैं या नहीं करने। तो ध्यान से सुनना इस चीज को। केस लॉस कोशिश करिए आप सारे याद करिए जितने भी गिवन है, बिकॉज इतने ज्यादा केस लॉस नहीं है। अभी आपको इंटर में जाना है, फाइनल में जाना है, तो वहां पे इससे ज्यादा केस लॉस आएंगे। तो केस लॉस आप, मेरी ये आपको एक ओपिनियन रहेगा मेरा कि आप सारे के सारे केस लॉस अच्छे से याद करके जाइए कि केस लॉ का नाम ये है, केस लॉ में हुआ क्या था, ठीक है। हुआ क्या में अगर आपको नाम नहीं याद रहा, लेट्स सपोज मैंने एक केस लो बोल दिया ए वर्सेस बी, ठीक है जी, केस लो का मैंने नाम लिख दिया। अभी मुझे ये ध्यान में नहीं है कि उस केस लो में किसका कौन कौन पर्सन क्या क्या रोल प्ले कर रही थी। तो वहां पे चाहे आप ए एंड बी ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट केस लो का नाम और जो स्टोरी है वो स्टोरी आपकी वही रहनी चाहिए जो केस लो में आईसीआई ने गिवन है। वो आपको एक्सप्लेन करके फिर आपको अपनी कंक्लूजन पे पहुंचना है, ठीक है। तो केस लॉस अच्छे से याद करिए। अभी बात रहेगी सेक्शंस की। सेक्शन नंबर्स कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी आप याद कर सकते हैं याद करिए, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सेक्शन नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, इतने हम याद नहीं कर सकते। तो मिनिमम से मिनिमम आपको आईसीआई के हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो, ठीक है, इसके अलावा एमटीपीज आरटीपीज में जो क्वेश्चंस गिवन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो उसमें क्वेश्चंस गिवन है, वो सारे क्वेश्चंस में जो जो सेक्शन रेफर करे हुए हैं उनको एक नोट पे, एक पेज पे लिख लीजिए, चाहे उनको डायरेक्टली याद कर लीजिए। उन सेक्शन को कम से कम वो सेक्शंस तो आपको याद करके ही जाने हैं। वो सेक्शन बिना याद करे आपको नहीं जाना, ठीक है। आपको एक रीजन इसका भी मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 2 शीट्स पड़ी हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है उसको, बट उसने सेक्शन नंबर्स कोट नहीं करे। एक स्टूडेंट है जिसने सेक्शन नंबर्स कोड करे हैं, इंग्लिश उसकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जब चेक करूंगा तो सेक्शन नंबर वाले स्टूडेंट को मैं ज्यादा मार्क्स देके ही चलूंगा, बिकॉज उस बंदे ने सेक्शन नंबर लिख दिया तो उसको प्रोविजन उसकी पता होगी पक्का। सेक्शन नंबर तो फिर ही याद रहेगा ना अगर प्रोविजन पता है, सेक्शन नंबर प्रोविजन के बिना तो याद नहीं रहेगा। तो चांसेस हैं कि उस स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा रहेंगे। तो सेक्शन नंबर्स कम से कम वो वाले याद करके जाना, ठीक है, जो आईसीआई के क्वेश्चंस में गिवन है, पास्ट ईयर एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी और मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस आपके गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो भी
क्वेश्चन सेक्शन नंबर आपने याद करा, केस लो आपने याद करा, उसमें आप ये चीज ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट्स में मतलब जैसे सपोज एक केस लो आपको डाल दिया उन्होंने कि ये केस है, आप इसका कंक्लूजन बताओ कि इसमें ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। तो आप सबसे पहले उस केस को जस्ट 2 लाइन में और 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अपनी शीट पे जहां पे आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे वहां पे आप उसको जस्ट 1 लाइन में 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था। फिर आप लिखिए कि इस पर्टिकुलर केस में ये वाला केस लो या फिर ये वाला सेक्शन लगेगा, इस सेक्शन में और इस केस लो में क्या गिवन है नीचे लिख दीजिए कि इस केस लो के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके ये चीज हुई थी। लास्ट में 3rd नंबर पे आप कंक्लूजन लिखोगे कि एज पर दिस केस लो और एज पर दिस सेक्शन और एज पर दिस प्रोविजन हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस गिवन केस लो में ये चीज होगी। ये 3 पार्ट्स में आपको अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब केस लो को आप एक्सप्लेन करोगे तो उस केस लो को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो भी जितनी भी स्टोरी थी आपको अच्छे से लिखनी है। जो भी पार्ट उन्होंने पूछा है कंक्लूजन में आपको उस पार्ट को अच्छे से लिख के कि हाँ इस केस लो के अकॉर्डिंग ये चीज रहेगी तो हम इसमें ये कंक्लूजन देंगे कि ये चीज ऐसे करके होगी, ठीक है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, बिकॉज आपने केस लो भी अगर अच्छे से लिखा, केस लो को एक्सप्लेन भी अच्छे से करा, कंक्लूजन भी सही रहा, तो आपका सारा ओके रहेगा, मार्क्स आपको बढ़िया मिल जाएंगे उसमें। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी ये चीज रहती है कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा मार्क सही होने के बावजूद भी कई बार एग्जामिनर आपको 4 देगा, 4.5 देगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हम यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, बिकॉज आईसीआई के जो चेकर्स हैं वो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि पूरे मार्क्स कई बार नहीं देते थ्योरी में, तो हम भी यहाँ पे ये चीज फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे टेस्ट में आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं तो वहां पे भी आपके आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है जी। उसके बाद जैसे अभी हम जंप करते हैं एमसीक्यूज पेपर पे, ठीक है। तो आपका मैथ्स का आ गया 3rd पेपर, उसके बाद आपका आ गया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो मेनली इसमें आप क्या रखिए, जब भी आप किसी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जब भी आप किसी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू को अच्छे से लिख के सॉल्व करना है आपको। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें पता है ठीक है कैलकुलेशन ऐसे है, जस्ट साइड पे कैलकुलेशन करिए और खत्म, नहीं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए जो भी चीज है ना, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो थोड़ा सा लिख लीजिए। अभी रफ शीट पे जब आप लिखोगे ना, वहां पे क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर लीजिए, शॉर्ट में 1 नंबर डाला, जल्दी जल्दी सॉल्व करा, वहां पे थोड़ा सा बॉक्स बना के छोड़ दिया, सेकंड नंबर यहाँ पे करा। तो ऐसे ऐसे करके जब आप करते जाओगे ना, तो आपके पास आपका डाटा तैयार होता जाएगा कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा, किस तरीके से आपका आंसर आया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये चीज सुनने वाली है। अभी जो जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल गए कि इसका आंसर तो मेरा 101% सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। होता है ना कि श्योरिटी आ जाती है अंदर से कि हाँ भाई ये तो मेरी कैलकुलेशन सही है, इसको तो डन कर दो, उसको तो आप मार्क कर दो शीट पे, ठीक है। मार्क करने के बाद आप उसको क्वेश्चन पेपर पे ऐसे डबल टिक कर दो कि ये तो मेरा डन है, इसको मैंने दोबारा नहीं छेड़ना, छेड़ना भी नहीं है उसको दोबारा। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। लेट्स सपोज कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आपको 50% श्योरिटी रहेगी कि या तो ये सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो मेरी कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा, बट चांसेस हैं कि ये आंसर ना रहे, कोई और आंसर हो, मतलब डाउट है आपको थोड़ा सा, 50% डाउट है, ठीक है। तो आप क्या करिए, उसको मार्क मत करिए, अपनी आंसर शीट में मार्क मत करिए, आप उसको एक ऐसे सर्कल बना के छोड़ दीजिए क्वेश्चन पेपर पे। सॉल्व आपने कर लिया, सर्कल बना के छोड़ दिया, नंबर आपने लिख दिया पहले, सपोज 3rd क्वेश्चन था ये, 3rd क्वेश्चन आपने अपनी रफ शीट पे लिख दिया कि 3rd नंबर क्वेश्चन है मेरा, इसका ये मेरा सोल्यूशन जो आया है ये डाउटफुल है, तो आपने शीट पे उसको ऐसे सर्कल कर दिया। तो शीट पे मतलब क्वेश्चन पेपर पे, ये क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर शीट नहीं, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर पे आप कर लोगे पेंसिल से, ठीक है। तो एट लास्ट जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, 3rd सपोज करो कुछ ऐसे एमसीक्यू रहेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे, आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करी, कोई कैलकुलेशन आपकी हो ही नहीं रही है, तो आप उसमें क्या चीज करोगे, उसमें एक स्केयर बना दीजिए, मतलब आप कोई भी साइन रख लीजिए, मैंने आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दिया, जो अच्छे से आते हैं उस पर डबल टिक लगा के आंसर शीट में टिक कर दो, उसको छोड़ दो, उसके बाद देखना भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको 50% श्योर हैं, सोल्व करके उसका आंसर निकाल के उसको सर्कल करके छोड़ दो क्वेश्चन पेपर पे, उसको टिक मत करो। फिर आपके पास एक स्केयर वाले बचेंगे, स्केयर वाले जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आप वहीं पे छोड़ दो। फिर एट लास्ट आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, अगर आपके पास 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स बचे, तो कोशिश करिए कि 7 to 8 मिनट्स आप उन क्वेश्चंस को दीजिए जिनको आपने सर्कल करा था, बिकॉज उनको थोड़ा सा देखिए कि हो सकता है कि आपको कोई मिस्टेक मिल जाए, कैलकुलेशन आपकी लिखी हुई है तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की बजाय वो वहीं से देख लेनी है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। लिखे हुए पे पुराने कैलकुलेशन पे आपको मिस्टेक ढूंढनी आसान लगेगी, दोबारा कैलकुलेशन करने पे दोबारा टाइम लगेगा। तो वहां पे देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भी ये कोई मिस्टेक है तो उसको सही से करके वो टिक कर दो, अगर आपको नहीं मिल रही है वो, तो वही टिक कर दो जो आपने करा था,
ठीक है। अभी जो 5-7 मिनट लास्ट में बचे उसमें स्केयर वाले क्वेश्चंस को जस्ट एक बार रीड करो। जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि हाँ ये मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उसको टिक करो, जो नहीं समझ आ रहा है उसको टिक मत करो। ये चीज ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर क्या हम गेस्ट वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां पे आपको डाउट है वहां पे आप टिक कर दो। 50% डाउट है, 50% पता है, वहां पे टिक कर दो, कोई इशू नहीं है, वो गेस्ट वर्क नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आप प्योरली वहां पे गेस्ट वर्क मत करके आओ, बिकॉज यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 पर क्वेश्चन आपके वहां पे नेगेटिव मार्क्स लगेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको गेस्ट वर्क कभी भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वही आपको करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ट्रिकी टाइप होते हैं कि उनमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। वो 4 ऑप्शंस जो आपको गिवन है उन ऑप्शंस में से आपको आंसर उठा के बैक कैलकुलेशन करके उस क्वेश्चन में फिट करके देखनी है कि जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है वो फिट हो रही हैं या नहीं, मतलब बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट उनको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको बैक कैलकुलेशन से किया जा सकता है, तो इससे आपका टाइम सेव होगा इसमें। ठीक है, तो मैथ्स में ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी आपको लगे तो आप उसको बैक कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब भी आप एमसीक्यू पेपर में, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी ये चीज ध्यान रखना, आपको इंटर में फाइनल में भी एमसीक्यूज आने हैं, तो जब भी आप एमसीक्यू पेपर की तैयारी करोगे तो उसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उन क्वेश्चंस को, जैसे आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा, उसको टिक करा, उसका आंसर देख लिया, अगर गलत था तो उसको सही से टिक कर लिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको उस चैप्टर के टॉपिक के पूरे एक ब्लॉक को, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, जैसे 10 क्वेश्चन, 20, 50 जितने भी हैं, सारे सॉल्व करने हैं पहले। सारे सॉल्व करने के बाद एट लास्ट आपको सारे आंसर मैच करने हैं। जो जो क्वेश्चंस गलत रहे आपके, उन क्वेश्चंस को तो सही करना ही है। उन सारे टॉपिक्स को दोबारा देखना है एक बार, ठीक है, दोबारा देख के वहां पे स्टार मार्क करना है कि लास्ट डे इन एमसीक्यूज को मुझे देख के जाना है, इन टॉपिक्स को मुझे देख के जाना है, ठीक है जी। तो मेनली जो जो भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस करे हैं। इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी है, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में प्लीज जल्दी से लिख दीजिए। किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में वर्किंग अपने हिसाब से कर सकते हैं या नहीं। देखिए, कोशिश करिए आप जो भी वर्किंग है, अगर आपको ध्यान में है कि ऐसे इन्हें कैसे करी थी वैसे कर दीजिए, बट वर्किंग नोट्स में थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई इशू नहीं है अगर आप अपने तरीके से भी कर लोगे, बट कोशिश करिए कि आप आईसीआई के तरीके से करिए, ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं कि सर रफ पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, रफ पेज आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में थ्योरी बेटा आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको लॉ में बोला कि आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, उस तरीके से ही आपको सारा लेके चलना है कि कीवर्ड्स आपके वहां पे होने चाहिए, एक पेंसिल से या फिर पेन से ही आपको उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी नहीं है, तो आपका ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। आपके सर से यही बात हुई थी कि 30 मिनट्स चाहिए बस, बच्चों के ज्यादा नहीं, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट की, सर वो आंसर शीट में वो क्वेश्चंस टिक कैसे करने हैं, किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि आंसर शीट में क्वेश्चंस टिक कैसे करने हैं, एमसीक्यूज वाले में भी पूछ रहे हैं ये कि किस तरीके से आपको टिक करनी है। बेटा आपको रफ शीट पे जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कर ली, अगर आपको उस पे 100% श्योरिटी है कि ये सही है, तो उसको आंसर शीट में टिक कर दो। क्वेश्चन पेपर पे उसको ऐसे डबल टिक कर दो कि ये क्वेश्चन हो गया, मुझे छेड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड, जब आप क्वेश्चन करोगे, अगर आपको लग रहा है कि 50% डाउट है, इसकी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कैलकुलेशन करके वहीं पे छोड़ दो। क्वेश्चन पेपर पे उस पे आप सर्कल बना दो। सर्कल का मतलब एक साइन रख लो अपना, कोई भी सर्कल बनाया मतलब इसको दोबारा रिविजिट करेंगे। थर्ड, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता, समझ ही नहीं आया, तो उस पे एक स्केयर बना दो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट में 10-15 मिनट्स बचा के वहां पे वापस आओ, जो सर्कल वाले क्वेश्चंस थे उनकी कैलकुलेशन को जल्दी से रिव्यू करो, बिकॉज आपने एक रफ शीट पे उसकी कैलकुलेशन करके रख रखी है। ऐसे नहीं करना कि रफ में कैलकुलेट करते जाओ, पता ही ना चले कौन से क्वेश्चन की कैलकुलेशन कहाँ पे करी है। आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, वहां पे नंबर डाल देना एक, उसको ऐसे बॉक्स बना के बंद कर देना है, फिर सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा, उसको बॉक्स बना के बंद कर दिया, ऐसे ऐसे करके करना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन दोबारा देखनी पड़े तो आप देख सको उसको,
ठीक है। एट लास्ट फिर सर्कल वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक मिल रही है तो उसको सही कर दो, नहीं मिल रही है तो जो आंसर आपने निकाला वही टिक कर दो आंसर शीट में। स्केयर वाले क्वेश्चंस को आप देखो, अगर ध्यान में आ रहा है तो उसको लिखो, टिक करो, नहीं आ रहा तो नहीं करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उनका सभी का बी लगा दो या सभी का डी ऑप्शन लगा दो, ये चीज सही नहीं है। आपको टिक ही नहीं करना। ये आप सीए के पेपर दे रहे हो, अगर आपकी कहीं पे वीकनेस है तो आपको उसको दूर करना है, ना कि ऐसे गेस वर्क से आपको किसी भी पेपर को पास करना है। बिकॉज आपको सिर्फ फाउंडेशन नहीं करनी बेटा, आपको मेंबरशिप लेनी है, आपको सीए बनना है। अगर सीए बनना है तो गेस वर्क को छोड़ो, फाउंडेशन को अच्छे से क्लियर करो, फिर इंटर में आपको आसानी रहेगी, इंटर के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो, फाइनल में आसानी रहेगी। ठीक है। फाइनल के कंसेप्ट अच्छे से करोगे तो बाद में जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे वहां पे आसानी रहेगी। तो किसी भी लेवल को गेस वर्क से आपको नहीं करना। वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सीए में कोई गेस वर्क से निकल जाए, फिर भी आपको उस चीज को सोचना भी नहीं है, आपको अपने तरीके से ही चलना है। ठीक है जी। जो भी कंसेप्ट आपको कोई दिक्कत लग रही है, डाउट पोर्टल है आपके पास। ठीक है। आप मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो। टेक्निकल डाउट्स कोशिश करना कि मत करना, मतलब क्वेश्चंस के डाउट मत करना। ठीक है। वो अपनी फैकल्टी से क्लियर कर लेना। ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम राइटिंग में कोई डाउट है या कोई जर्नल डाउट है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। कोई इशू नहीं है, आपको उसकी रेजोल्यूशन दी जाएगी। अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट को कॉल करनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप अपना नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर पे या फिर नंबर मेंशन कर देना कॉलिंग वाला, मैं ट्राई करूंगा कि आपको कॉल भी कर पाऊं। बट मैसेजेस के रिटर्न में रिप्लाई मैं कल शाम तक पक्का दे दूंगा। अगर कोई कॉलिंग वाला स्टूडेंट हुआ तो उसको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, मैं अपना टाइम शेड्यूल देख के उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा। बाकी हमारे यहाँ पे सीए शान गर्ग जी हैं, उनको भी बोल दूंगा, अगर हुआ तो वो भी आपको कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। कोई भी डाउट हुआ तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा आपका। ठीक है। तो सेशन आपका एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्वेरी पेंडिंग रह गई तो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा नंबर मेंशन्ड है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, कोई इशू नहीं है। नंबर नोट करिए मेरा, 9885 9885 222454 222454। सीए शुभम बांसल के नाम से सेव कर लेना। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना मुझे। ठीक है। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ध्यान से एग्जाम करना, फाउंडेशन को आराम से क्रैक करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्रैक हो जाएगी। हम आपके साथ हैं, कोई भी इशू है जब मर्जी डिस्कस करो। ठीक है। जीएम टेस्ट सीरीज इज ऑलवेज विद यू। ठीक है बेटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।